हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। मज़ा आ रहा है चीज़ें करने में। अभी थियरी वाला पार्ट आज लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चन मोती जमा लेते हैं, फिर पिरो देंगे और माला बना लेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हमने चर्चा कर ली थी, बहुत सारी चर्चा कर ली थी, वैसे उनको रिपीट करने की तो आवश्यकता नहीं है। ओके, डीसी गेन की बात कर ली थी, स्टेबिलिटी, ये पोल वोल क्या करता है इसकी बात। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले थे इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, और यहाँ पर मैं डीसी गेन वाला जो फंडा है ना, उसको फिर से एक बार आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है। जी तो कर देंगे ना दूर। चलो इनिशियल वैल्यू थ्योरम पे आते हैं। आपकी हेडिंग क्या हो गई? इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ओके, और दूसरी हो गई फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलो मुझे नाम से ही सजेस्ट होगी कि भैया इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू देगी, इनिशियल दे देगी। ठीक है, एक सिस्टम ले लेता हूँ, एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ ऑफ टी। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एफ ऑफ टी में एक सिस्टम ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू लेता है e⁻³ u t। ठीक है, इसका ग्राफ आप देख ही चुके हैं ना, ध्यान से मेरी बात को समझते जाइए। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द बाउंडेड आउटपुट, यानी कि स्टेबल सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सा? स्टेबल सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू है t=0, t=0 पे इसकी वैल्यू है, t=∞ पे इसकी वैल्यू है। तो t=0 पे जो वैल्यू है इसकी, t=0 पे जो इसकी वैल्यू है उसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ से शुरू होगा उसको इनिशियल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे उसकी जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे फाइनल वैल्यू। ठीक है, ओके। नाउ आप यदि देखो, यदि इस फंक्शन की मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू, तो आप सिंपल टी की जगह 0 रख दोगे। e⁻³ दिस इज नथिंग बट द 0, u ऑफ 0। तो इसको आप बोलोगे कि सर दिस इज नथिंग बट द 1, दिस इज नथिंग बट 1। देखो u ऑफ 0 सर 1 क्यों ले लिया मेरे बच्चे? u ऑफ 0 की वैल्यू डिफाइन करी थी कि हमने नहीं करी थी? डिफाइन नहीं करी थी ना, यस। लेकिन u0 + 1 यानी कि 0 के जस्ट बाद 0 तो वहाँ है जहाँ स्टेप चेंज हो रहा है, तो उसको तो वैसे भी जब मैथमेटिकल बात कर रहे हैं तो वैल्यू एम्बिगुअस वैल्यू है ना, तो नहीं लेते। तो जब भी कंसीडर करते हैं, जैसे e⁻³ ही है, इसके साथ u2 लग गया, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 0 से ऊपर की वैल्यू ले लो भाई, 0 से t>0 पे ये वैल्यू लेते रहो आप, बस। ये इसका कहने का ut का इंडिकेशन सिर्फ इतना है। ut का इंडिकेशन देखो, ut का अपन बोलते हैं कि नहीं कि ut की वैल्यू है 1 फॉर t>this। तो बस ये जो वैल्यू है वही अपन ने डायरेक्ट ले ली। ये इट्स समझ को u0+ ले लो आप, एग्जैक्ट वैल्यू से अपने को कोई मतलब नहीं है। सो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। यदि मैं आपसे बोलूँ कि इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या है, आप t की जगह इनफाइनाइट वैल्यू रख दोगे, दिस इज 0। तो ये वैल्यू है फाइनल वैल्यू, ये वैल्यू है इनिशियल वैल्यू। अगली बात समझे। अब ये चीज हम डायरेक्टली, ये मान लो टाइम, ये तो टाइम डोमेन है ना, ये जो दिया गया है टाइम डोमेन में है। इसकी जगह यदि आपके पास एस डोमेन दिया हो सकता था, एस डोमेन मतलब लाप्लास फॉर्म दिया हो सकता था, तो क्या करते फिर? तो वो जो क्या करने का जो सलीका है वो इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम बता रही है। कहने का मतलब ये कि यू नो वेरी वेल एफ टी का रिलेशन किससे करवा दिया आपने? एफ एस से। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू यदि आपको निकालना हो तो t=0 रख दो इनिशियल वैल्यू, t=∞ रख दो फाइनल वैल्यू। दिस इज नथिंग बट द इनिशियल वैल्यू, दिस इज नथिंग बट द फाइनल वैल्यू। बट किसमें? इसमें। लेकिन आपके पास सपोज ये है ही नहीं, आपके पास ये है, और अब पूछ ले कि व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू और व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, तो क्या करोगे? आप टूल इस्तेमाल करोगे। दो टूल है आपके पास, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। बस उसी टूल की हम चर्चा करेंगे। देखो ये टूल क्या कहते हैं, ये टूल ये कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं एफ ऑफ टी की वैल्यू t=0 पे फाइंड आउट करना, ये इनिशियल वैल्यू है ना, यदि आप चाहते हैं एफ ऑफ टी की वैल्यू t=0 पे फाइंड आउट करना, तो आप ऐसा कर लें, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट करें, s f s ये फॉर्मूला में पुट कर दें। अब आपको मैंने बोला था ना, ये आपको मान लो पता ही नहीं एफ ऑफ टी, जैसे कि मैंने एफ ऑफ टी एक फंक्शन लिया था e⁻³ u ऑफ टी, इसका एफ एस आपके पास क्या होगा? आप ही बताओ मुझे, s+3 होगा कि नहीं? सॉरी, ये s ऊपर कहाँ से आ गया भाई? हटाओ इसको यहाँ से, ये हटा दिया मैंने, 1/s+3। अब मान लो आपके पास यही पता होता और इसकी इनिशियल वैल्यू पूछ रहा होता है, तो ये रहा टूल,
ये आप निकालोगे, इसका मतलब यही निकाल रहे हो। ये जो निकाल रहे थे, ये निकाल रहे थे, दोनों एक दूसरे के बराबर है, बराबर का साइन है। अब देखो इससे वैल्यू निकालते हैं। लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट एस गुना एफ एस। एफ एस की वैल्यू क्या है भाई? एफ एस की वैल्यू रखते हैं जरा। सर एफ एस की वैल्यू है 1/s+3, दिस इज नथिंग बट s+3, s+3। अब डायरेक्ट इनफाइनाइट रख दो तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म आ जाएगा, तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या रखेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और यहाँ पे भी 1। इनफाइनाइट के कोई मतलब रहा नहीं, इसकी वैल्यू हो गई 1। सो दिस इज नथिंग बट 1 ही आ रही थी ना वैल्यू। जो फंक्शन मैंने लिया था उसकी इनिशियल वैल्यू क्या आ रही थी? 1। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एट इनफाइनाइट, है ना। तो वो जो टूल हो गया उसको फाइनल वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ये जो टूल है इसे इनिशियल वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ये जो टूल है दिस इज नथिंग बट द इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम मतलब यदि एस डोमेन में आपके पास फंक्शन हो तो आप डायरेक्टली आपके टाइम डोमेन में जो फंक्शन है ना उसकी वैल्यू एट 0 पे निकाल सकते हैं। तो एक ऐसा टूल है जो इसके माध्यम से इसकी इनिशियल वैल्यू निकाल सकता है। आगे ना बात समझ में? ओके, गॉट इट। चलिए फाइनल वैल्यू पे आते हैं। फाइनल वैल्यू ये बोलती है कि यदि एफ ऑफ टी आपके पास है और आप इंटरेस्टेड हैं उसकी वैल्यू टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, बिकॉज दिस इज द फाइनल वैल्यू, टी इक्वल टू फाइनल वैल्यू है ना। तो ये यदि निकालना चाहोगे तो एस टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा, एस गुणा एफ एस करना पड़ेगा। ये टूल है भैया जी, इस टूल में क्या रख दो, काम कहानी खत्म हो जाएगी। इस टूल में समझ लो, जैसे कि हमारे पास फंक्शन था e⁻³ u ऑफ टी। ये फंक्शन था, यस और नो। लेट्स टेक द फंक्शन एफ टी। इसकी वैल्यू एट 0 पे क्या आई थी बच्चे? 0 आई थी। देखते हैं कि यहाँ से 0 आती है या नहीं आती है। तो करना क्या है? लिमिट s टेंड्स टू 0, ये s गुणा एफ एस की वैल्यू क्या है बोलोगे? 1/s+3 है। चलो s की वैल्यू 0 रख दो तो ये वैल्यू हो गई 0। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f इनफाइनाइट। और ये जो कहानी है, ये जो टूल है, ये हो गया फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो एक फाइनल वैल्यू थ्योरम एक ऐसा टूल है जो कि एस डोमेन के फंक्शन से टी डोमेन के फंक्शन की फाइनल वैल्यू निकाल के आपको दे देता है। इतनी बात क्लियर है ना भैया? समझ गए ना? अब थोड़ा सा ट्विस्ट जनरेट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। ध्यान से सुनिएगा ट्विस्ट क्या है उसके बारे में। ओके, नाउ लेट्स टेक द एफ टी। एफ टी ले लेते हैं e⁻³ u ऑफ टी। ओके, कम ओवर हियर। इसका ग्राफ है कुछ ऐसा। t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। बाकी क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कंसीडर नहीं करेंगे अपन यहाँ पे। इनफाइनाइट मतलब क्या? इनफाइनाइट कोई वैल्यू है क्या भाई? सिस्टम जो है आपकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहा है, इनफाइनाइट मान लिया हम। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। एक्चुअली इनफाइनाइट तो पर ये नहीं पता कि कितनी, कहाँ, किधर, कैसे। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन की f ऑफ 0 तो 1 है, लेकिन f इनफाइनाइट जो है वो डिफाइंड नहीं बोलेंगे इसको। अब इनफाइनाइट बोल देता हूँ मैं। ठीक है, बता नहीं सकते एक्चुअली, ये मुद्दा ये आता है इसमें। ओके, अब देखो जरा इसकी ये सिस्टम कौन सा हो गया? ये एक अनस्टेबल सिस्टम हो गया। दिख रहा है क्या? अनस्टेबल सिस्टम जो है, अनस्टेबल सिस्टम की इनिशियल वैल्यू तो आ रही है बट फाइनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं, डिफाइंड नहीं होती। इसीलिए यदि अनस्टेबल सिस्टम हो, आपका सिस्टम जो हो, ध्यान से सुनना, अनस्टेबल सिस्टम हो तो अनस्टेबल सिस्टम के लिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम तो लग जाएगी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू होती है, हर किसी का ओरिजिन जन्म होता है। लेकिन फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगेगी। फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल सिस्टम की फाइनल वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम बेचारी हाथ खड़े कर देगी, यस और नो। अब कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि क्वेश्चन में इस टाइप से आ जाता है कि फंक्शन डिफाइन कर दिया f ऑफ t अपॉन s-3, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम? आपको डायरेक्ट देखते से ही कर देना है, नॉट डिफाइंड, नहीं निकाल सकते। इनफाइनाइट नहीं लिखना है, नहीं निकाल सकते। आगे बस हमने कैसे पता चला? सर ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। कौन बोला? सर इसका पोल बोला, जो कि RHS में है, यानी कि अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल सिस्टम में फाइनल वैल्यू थ्योरम लगेगी क्या? नहीं लगेगी। कहानी क्लियर है कि? यस क्लियर है सर, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, नाउ लेट्स कम ओवर हियर। ये तो ये हो गई। अब हम एक
साइनोसॉइडल सिग्नल ले लेते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट टी, ये ले लिया हमने। ओके जी, नाउ t इक्वल टू 0 पे, f इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, f इक्वल टू इनफाइनाइट पे कोई वैल्यू बता सकता है हमको? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। देखो सस्टेंड ऑसिलेशन का मतलब क्या है? सस्टेंड ऑसिलेशन का मतलब ये है कि ये ऐसे टॉगल कर रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, इसके बीच में ही ये करता रहेगा। जब इनफाइनाइट आएगा ना, सपोज दिस इज t इक्वल टू इनफाइनाइट, अब इससे आगे तो जा नहीं सकता, तो यहीं पे ये टॉगल करेगा, -1 और 1 के बीच में टॉगल करेगा। अब टॉगल कर रहा है तो क्या आप वैल्यू बता सकते हो क्या? कोई एक वैल्यू जल्दी से बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। तो जब वो फंक्शन की फाइनल वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। तो ये सिस्टम कैसा था? ये जो था ये एक मार्जिनल स्टेबल सिस्टम था कि नहीं? मार्जिनल स्टेबल सिस्टम था या नहीं था? या ऑसिलेटरी सिस्टम था या नहीं था? ऑसिलेटरी सिस्टम मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम हाथ खड़े कर देगी। समझा क्या? चमक गया तेरे को? इनिशियल वैल्यू थ्योरम जिंदाबाद थी, है, रहेगी। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला अनस्टेबल सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम में फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगेगी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगेगी। स्टेबल सिस्टम में फाइनल वैल्यू लगेगी, इनिशियल लगेगी। ऑसिलेटरी सिस्टम में फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगेगी। समझ गए ना बात को? गॉट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए बार बार चीख के कॉमेडी की तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी। आराम से करके आना एग्जामिनेशन में। हम आगे बढ़े का आ जाइए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने क्या कहा था? डीसी गेन की फिर से चर्चा करेंगे जब स्टेडी स्टेट नहीं, जब फाइनल वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम की हमने बात कर ली है, तो डीसी गेन की फिर से बात करते हैं। एक ट्रांसफर फंक्शन ले लेता हूँ मैं आपके लिए, आपको कष्ट ज़्यादा देता नहीं हूँ। लेट्स टेक 10 डिवाइड बाई s प्लस 2 बराबर ने s+1 भी ले लें क्या? चलो s+1 भी ले लेते हैं, है ना। यदि इसका डीसी गेन आपसे पूछा होता तो आप क्या बोलते बच्चे? डीसी गेन के लिए आप ट्रांसफर फंक्शन में जैसे s इक्वल टू 0 रखो, तो 10 डिवाइड बाई दिस इज नथिंग बट 2, तो यहाँ से बचेगा 1, सो 5 इज द डीसी गेन, 5 इज द डीसी गेन। हम ये बोले कि इफ दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, हियर इट इज ट्रांसफर फंक्शन, डीसी गेन को हम एक और क्या बोले थे कि डीसी गेन इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट गेन। डीसी गेन, दिस इज नथिंग बट द डीसी गेन, डीसी गेन इज नथिंग बट क्या बोले जी? स्टेडी स्टेट गेन जी, बोले ना, स्टेडी स्टेट गेन। वो क्या है? यदि इसका आउटपुट y ऑफ टी है, इसका इनपुट r ऑफ टी है। अब इनपुट का तय बात क्या कर दी कि ये एक यूनिट स्टेप होना चाहिए, ये एक यूनिट स्टेप होना चाहिए। उस केस में आउटपुट निकालो, उस आउटपुट की वैल्यू y इनफाइनाइट पे जो भी है ना, उसका जो भी मैग्नीट्यूड है ना, दैट इज द डीसी गेन। डीसी गेन इसको अलग तरीके से भी लिखा जाता है कहीं पे, वो बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट एट t इक्वल टू इनफाइनाइट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट। इनपुट का मैग्नीट्यूड तो 1 है, ऑलरेडी यूनिट स्टेप में बोला इसको। यूनिट स्टेप नहीं होती तो बात अलग थी, यूनिट स्टेप तो फिर फाइनली ऐसा ही लिख लो ना कि डीसी गेन क्या हो गया? दिस इज द डीसी गेन इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनपुट, ऐसा कर लो, ठीक है। लेकिन यदि कंडीशन अप्लाई कर दी, यूनिट स्टेप दोगे तो y इनफाइनाइट की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, दैट इज द डीसी गेन। चलो इसके लिए करते हैं अपन, है ना। सो आपका दिस इज नथिंग बट 10 s+2 s+1। ओके जी, ये सिस्टम, इसका ट्रांसफर फंक्शन, ये सिस्टम को दिया आपने 1/s। ये सिस्टम आपको y ऑफ s या c ऑफ s देगा, है ना। इसकी वैल्यू चाहिए आपको इनफाइनाइट पे, मतलब c इनफाइनाइट आपको चाहिए, बट आपके पास तो c ऑफ s फॉर्म है। तो आप फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए क्या हो? आज़ाद हो ना भैया। ओके, c ऑफ s आपको चाहिए c इनफाइनाइट। c इनफाइनाइट के लिए आप क्या कर लो? लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू c ऑफ s, है ना जी। चलो, लिमिट s टेंड्स टू 0 s, cs की वैल्यू क्या होगी? कोई बताएगा मुझे? 10 डिवाइड बाई s+2 s+1 मल्टीप्लाई विथ 1/s इनपुट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट द आउटपुट, है ना।
एस एस गॉट कैंसल्ड, एस की वैल्यू रख दो 0, एस की वैल्यू यदि 0 रखते हो तो इसकी वैल्यू आ जाती है 5। ऐसे क्या निकाली थी हमने, ऐसे क्या निकाली थी हमने 5। अब आप बोलोगे कि सर कौन करेगा ये बकवास, डायरेक्ट एस की वैल्यू हम 0 रख देंगे सर, बोलोगे ना आप, समझ गए मेरी बातें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम रिस्पॉन्सेस की बात करेंगे, ठीक है। वेरियस रिस्पॉन्सेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब आप हंसना मत भैया, जो है वो तो पढ़ाना पड़ेगा ना, हंसने का क्या है उसमें, हंसना नहीं ज़्यादा। देखो ये है आपका सिस्टम, सिस्टम का होगा ट्रांसफर फंक्शन, जो कि कौन से डोमेन में होगा, इस डोमेन में होगा। यदि इस सिस्टम को इनपुट के लिए डेल टी दे दिया जाए, डेल टी क्या है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, तो इसका जो भी आउटपुट होगा y ऑफ टी मान लेते हैं, उस y ऑफ टी को हम इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इम्पल्स रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द आउटपुट का दूसरा नाम, गंगाधरी शक्तिमान। समझ गए ना मेरी बातें, ओके। यदि 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 इसका इनपुट आप दे देते हो यूनिट स्टेप, भैया यूनिट स्टेप दे देते हो, उस केस में y ऑफ टी आउटपुट यदि है तो उसको बोलते हैं कौन, क्या बोलते हैं, स्टेप रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या, देख लो जरा, क्यों बार बार बुलवा रहे हो। यदि आप इसको रैंप इनपुट दे दोगे, इसी सिस्टम को रैंप इनपुट दोगे, लेट्स टेक इट, इसका आउटपुट y ऑफ टी आया तो वो क्या हो जाएगा, रैंप रिस्पॉन्स, रैंप रिस्पॉन्स हो जाएगा। समझ गए, मजाक ही तो था सर, क्या है सर ये, क्यों हमें जुल्म कर रहे हो, है ना। चलो आओ जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। सिस्टम है, उसको यदि टाइम डोमेन में लिखता हूँ तो मैं एच ऑफ टी से लिख लिया है, या जी ऑफ टी से लिख लिया, एच ऑफ टी से लिखता हूँ, है ना। इसको आपने दिया इम्पल्स दिस, या आपको दिया आउटपुट y ऑफ टी। ध्यान से सुनिएगा जरा, y ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, जब भी टाइम डोमेन में दो सिग्नल इस टाइप से, इस सिस्टम को यदि ये दिया तो इसका आउटपुट क्या होगा, एच ऑफ टी इन कन्वोल्यूशन विथ डेल ऑफ टी। ये होता है, इतना तो आप जानते हैं, बेसिक सी बात है। लेकिन यदि इसको इस डोमेन में यदि लिखना होता तो y ऑफ s होता h ऑफ s मल्टीप्लाई विथ इसका क्या है, इसका तो 1 ही है, सॉरी इसका s वर्जन तो 1 ही है, डेल t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1, तो y ऑफ s इज नथिंग बट h ऑफ s। तो ये तो ट्रांसफर फंक्शन है, ये तो h ऑफ s तो इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया ना। अरे इसको यदि इस डोमेन में ले लूँ तो इस जो सिस्टम दिया गया है इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, h ऑफ s। तो यदि इनपुट पे इम्पल्स इनपुट है तो उसका आउटपुट जो आएगा, उस आउटपुट का यदि आप लाप्लास ले लोगे तो वही उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा, वही उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा। अभी आप समझे नहीं, अब ध्यान से सुनना। आपको दिया गया है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज गिवन, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम is y ऑफ टी गिवन है, इम्पल्स ऑफ द सिस्टम इज y ऑफ टी गिवन है, और पूछ लिया व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन। अरे यार सर, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट लाप्लास वर्जन ऑफ दिस इम्पल्स रिस्पॉन्स, यस और नो। लाप्लास, इसका लाप्लास ले लो, वही ट्रांसफर फंक्शन होगा। देख लो मैंने यही तो किया, आउटपुट पे जो आएगा वाई टी जो भी आएगा उसका लाप्लास ले लो, और इसका लाप्लास y ऑफ s कहलाएगा, और y ऑफ s h ऑफ s होगा, और h ऑफ s इसका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। तो जब भी आपको लिख दिया जाए एग्जामिनेशन में, टाइम डोमेन में लिखा रहेगा द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज e टू द पावर माइनस टी टी e टू द पावर माइनस 2t इंटू u ऑफ टी प्लस e टू द पावर माइनस 3t इंटू u ऑफ टी। तो आप समझ जाना कि यदि इसका आपने s वर्जन ले लिया, इसका यदि लैप्लास कर दिया तो यू विल गेट क्या, यू विल गेट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम डायरेक्टली। आगे जितने बात समझ में, आगे बढ़ें, ओके आगे बढ़े। देखो अब हम बात करते हैं यूनिट स्टेप की। अगेन आपके पास ले लेते हैं हम सिस्टम, हियर इट इज h ऑफ t। इस सिस्टम को आपने दिया यूनिट स्टेप u ऑफ t, इसने आपको दिया y ऑफ t।
यदि दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो मल्टीप्लाई किस टाइप से होगा, कन्वोल्यूशन से होगा। दिस इज नथिंग बट u ऑफ t, ठीक है। लेकिन एस डोमेन में कर रहे होते तो दिस इज नथिंग बट ये क्या हो जाएगा, y ऑफ s इज इक्वल टू h ऑफ s और ये हो जाएगा 1/s। ये क्या हो जाएगा 1/s। इतनी बात समझ में। अब देखो जरा कहानी किस टाइप से, मान लो इसका वर्जन ले लूँ मैं अपना, वो वाला वर्जन, कौन सा, टाइम वर्जन। दिस इज नथिंग बट y ऑफ t y ऑफ t 1/s क्या होता है, 1/s क्या होता है, 1/s इंटीग्रेशन हो जाता है टाइम वाले इसमें फंडा इंटीग्रेशन। h ऑफ s नथिंग बट h ऑफ t dt, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो y ऑफ t आउटपुट यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज h ऑफ t मल्टीप्लाई विद dt। h ऑफ t इम्पल्स रिस्पॉन्स है कि नहीं बताइए मुझे आप, इम्पल्स रिस्पॉन्स है कि नहीं। अरे यार जो yt है ये इसकी वैल्यू 1 है, कन्वोल्यूशन भी करोगे तो st इक्वल टू y ऑफ t आएगा। y ऑफ t h ऑफ t दोनों एक ही कहानी हो गई, यदि इनपुट पे 1 है तो दिस इज नथिंग बट द इम्पल्स रिस्पॉन्स, दिस इज नथिंग बट द इम्पल्स रिस्पॉन्स। इतनी कहानी समझ में आ गई। या यहाँ से देख लो ना, दिस इज नथिंग बट y ऑफ t इज इक्वल टू h ऑफ t। तो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज द h ऑफ t इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया कुछ ऐसा। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई, ये कौन सा रिस्पॉन्स है, यह है स्टेप रिस्पॉन्स। दिस इज नथिंग बट द स्टेप रिस्पॉन्स। सो स्टेप रिस्पॉन्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। आगे बस हम गोट इट। तो इधर इस ये इसका इंटीग्रेशन है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स ऐसा भी तो बोल सकते हो, इम्पल्स रिस्पॉन्स इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स, ऐसा भी तो कर सकते हो। आया ना मज़ा, इसमें कोई दिक्कत है क्या। सेम टू सेम आप रैंप रिस्पॉन्स ले लो, जो इनपुट दोगे वो समझ गए, कुछ विशेष चीज़ नहीं है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम। चलिए सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, सिस्टम ले लिया, उसका ट्रांसफर फंक्शन ले लिया मैंने, TF लिख दिया बोले तो, ठीक है। इस सिस्टम को आप देते हो क्या, इनपुट देते हो। यदि एस डोमेन में बात करता है तो RFS दे देते हो, C ऑफ S इससे आउटपुट ले लेते हो, एस डोमेन में बात कर रहा हूँ, है ना। अब इसको आप इनपुट दे रहे हो, इससे आप आउटपुट ले रहे हो, इससे आप आउटपुट ले रहे हो। और यदि एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हुआ, यदि एक क्लोज लूप सिस्टम हुआ, तो इसमें आपको पक्का G ऑफ S मिलेगा, यहाँ पे H ऑफ S मिलेगा, ये सिस्टम कुछ ऐसा मिलेगा। देखते जाइए जरा ध्यान से, यहाँ C ऑफ S ले लिया, ये फीडबैक इधर डाला, ये समर फीडबैक को यहाँ लेके आ गया, नेगेटिव फीडबैक लिया, एंड दिस इज नथिंग बट द R ऑफ S, ये सिस्टम है। अब बताइए इसका आउटपुट कौन कौन से दो पैरामीटर के चेंज पे डिपेंड करेगा। यदि G ऑफ S में कुछ चेंज हुआ इसमें चेंज होगा, यदि H ऑफ S में कुछ चेंज हुआ तो इसमें चेंज हुआ। यानी कि ये ओवरऑल सिस्टम का जो C ऑफ S है या आउटपुट है या ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इसका जो है, इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन वो क्या है आप मुझे बताइए। G ऑफ S डिवाइड बाई 1 प्लस G ऑफ S H ऑफ S। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, ध्यान से देखिए, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है प्यारे बच्चों, ये फंक्शन है किसका, G और H का। G ऑफ S H ऑफ S का फंक्शन है कि नहीं। यानी कि G वेरी हुआ, ट्रांसफर फंक्शन वेरी होगा क्या, यस। H वेरी हुआ, ट्रांसफर फंक्शन करेगा क्या, यस करेगा। सिंपल सी बात है, करेगा यार। तो सेंसिटिविटी इन्हीं के रिस्पेक्ट में है। सेंसिटिविटी मतलब इसमें कितना चेंज होगा इनके रिस्पेक्ट में, डिनोट करने का तरीका क्या, सेंसिटिविटी इस टाइप से लिखते हैं इसको, इस ये सेंसिटिविटी डिनोट करना, बट एक्चुअली इसको लिखते हैं लाइक दिस। यानी कि ट्रांसफर फंक्शन, चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन ड्यू टू चेंज इन G। अरे भाई G की वजह से उसमें कितना चेंज हुआ, यानी कि G के रिस्पेक्ट में उसकी सेंसिटिविटी हो गई। एक और सेंसिटिविटी है, वो है और आप ट्रांसफर फंक्शन में चेंज बिकॉज ऑफ द H। दो प्रकार की सेंसिटिविटी है ना। तो यदि इसको हम बात करें दिस T और G को, तो मैंने क्या बोला, दिस शोज चेंज इन T विद रिस्पेक्ट चेंज इन G।
तो ये हो जाएगा डेल टी बाई टी, परसेंटेज चेंज इन टी, ओके, डिवाइड बाई डेल जी बाई जी। अरे इसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ, डिवाइड बाई इसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ, इस टाइप से इसका फॉर्मूला है। तो यदि इसको आप रीअरेंज कर दे तो जी ऊपर जाएगा, टी नीचे आएगा और ये डेल टी बाई डेल जी बन जाएगा। यस और नो? अच्छा, अब यदि इसे परफॉर्म करते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पे, CLTF पे यदि परफॉर्म करते हैं इसको, नंबर एक बात, CLTF का ट्रांसफर फंक्शन ओनली टी लिख रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट जी 1 प्लस जी एच, ये ट्रांसफर फंक्शन होता है ना। जी है आपके पास, टी है, डेल टी बाई डेल जी चाहिए आपको, डेल टी बाई डेल जी चाहिए, जी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस जी एच माइनस, मैंने अभी क्या किया भाई, जी के रिस्पेक्ट में किया, हाँ, तो यहाँ जी और ये एच, ये गेट कैंसल, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये गेट कैंसल, 1 डिवाइड बाई इतना, ठीक है, कर दूँ यहाँ पे मैं प्यार से, बड़े प्यार से, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच स्क्वायर, यहाँ पे रख दो जरा, यहाँ पे रख दो। जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू जी है, टी की वैल्यू कितनी है सर, ये है जी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच, 1 प्लस जी एच, ये इसकी वैल्यू गुणा डेल टी बाई इसकी वैल्यू कितनी है सर, 1 अपॉन जी एच प्लस 1 और उसका स्क्वायर, ये एक गया तेल लेने, ये इससे गया, तो आपके पास बचा 1 प्लस जी एच, यानी कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का जी के रिस्पेक्ट में यदि सेंसिटिविटी देखोगे तो वो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस जी एच। मज़ा आ गया। इसी क्लोज लूप सिस्टम का यदि आप सेंसिटिविटी निकालते एच के रिस्पेक्ट में, तो इफ़ आई एम राइट वो होता जी एच अपॉन 1 प्लस जी एच, एक बार करके देख लेना, बट आई एम राइट मेरे ख्याल से, ठीक है, भूला नहीं हूँ मैं इसको। ये क्या हो गई, सेंसिटिविटी हो गई, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस है इससे और आप करके आओगे, ठीक है। तो ये तो क्लोज लूप सिस्टम की बात हो गई। मान लो आपके पास ओपन लूप सिस्टम होता, मान लो ओपन लूप सिस्टम होता, जरा ध्यान से देखना, आपके पास होता ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप, इसको आप, हाँ, ओपन लूप सिस्टम ले ले, तो चलो ओपन लूप सिस्टम, और जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, टी इक्वल टू जी, मतलब ये बिकॉज ऑफ जी, वेरिएशन सिर्फ जी की वजह से इसमें होना है, ठीक है। तो इसमें आप t बाई जी यदि फाइंड करोगे तो वो हो जाएगा डेल टी बाई टी डिवाइड बाई डेल जी बाई जी, दिस इज नथिंग बट जी बाई टी डेल टी बाई डेल जी। इसको यदि डेल टी बाई डेल जी निकालोगे तो वो आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट ये g और यहाँ से t की वैल्यू भी g 1, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ओपन सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। जितना चेंज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, अब सोचो इसकी वैल्यू यदि 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो गई ना, ये सारा मतलब डेल टी बाई टी हो गया डेल जी बाई जी के, जितना चेंज इन वेरिएशन इसमें होगा उतना ही सेम टू सेम इसमें होगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ है क्या बीच में, इस सिस्टम में कुछ है क्या बीच में, कुछ भी नहीं है। इसका जो भी अंतर होगा इसमें सेम टू सेम यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ गए, आ गई बात। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज द डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। ठीक, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट क्या है भैया, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो। आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, उसकी वैल्यू है 10 डिवाइड बाई एस प्लस 1 एस प्लस 6। इसको यदि आप देखो एस डोमेन में, तो ये एस डोमेन में इसको यदि ड्रॉ करो आप, इसके पोल्स पहले सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल, स्टेबल, बिकॉज ऑल पोल्स लाई इन द एलएचएस ऑफ द एस प्लेन, सिस्टम स्टेबल है। ओके, लेट्स लोकेट द पोल्स। -1 पे है सर, और एक है -6 पे, -6 पे, ठीक है। तो ओरिजिन है ये, ओरिजिन है ये इमेजनरी एक्सिस है ये। इमेजनरी एक्सिस से जो जितना पास में उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है उस पर, जो जितना दूर उसका इम्पैक्ट बहुत कम है, किस पे, सिस्टम पे। ये डिस्कशन कर चुके अपन फुल में, यहाँ फुल कोर्स में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात करें क्रेज कोर्स है भैया, आपका टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा सर, ये -1 डोमिनेट पोल कहलाएगा या सिग्निफिकेंट पोल कहलाएगा, सिग्निफिकेंट पोल, और ये इनसिग्निफिकेंट पोल कहलाएगा। इसका इम्पैक्ट ओवरऑल सिस्टम के आउटपुट पे जब इक्वेशन लेके आएंगे ना, तो बहुत कम, ना के बराबर आएगा। आउटपुट ग्राफ यदि उसका ड्रॉ करोगे आउटपुट का तो इसका इम्पैक्ट सबसे कम होगा, बिकॉज दिस इज द इनसिग्निफिकेंट पोल। कैसे डिसाइड किया, जो इमेजनरी के पास में वो सिग्निफिकेंट पोल, जो दूर वो इनसिग्निफिकेंट पोल। समझ में आ गई ना बात।
जैसे जो माता पिता के पास में है, बुढ़ापे में सेवा कर रहा है, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा ना माता पिता का, और जो दूर है वो तो है ना। तो जब ये डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब ये बंदा दूर है, इनसिग्निफिकेंट है, तो इसको हटा ही दो ना, क्यों लेके चल रहे हो इसको, क्यों झेल रहे हो इसको, हटा ही दो। यस और नो। अब देखो पहले दूसरा ट्रांसफर फंक्शन यदि आपके पास होता, अच्छा उसको कैसे हटाएंगे उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा ट्रांसफर फंक्शन होता s+1 s+3, तो यदि ये 10 लिखा हुआ है मैंने अपनी स्टाइल में, दिस इज -1 एंड दिस इज -3। अब आप बोलते हैं सर ये इमेजिनरी एक्सिस, ये पास में है तो ये सिग्निफिकेंट पोल है और ये इनसिग्निफिकेंट पोल है, लेकिन नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। कैसे पहचानेंगे कि सिग्निफिकेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल क्या होगा? ऐसे पहचानेंगे कि सपोज आपके पास दो पोल हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, आई डोंट नो कि क्या है इसकी वैल्यू, बट मान लो इसको इनसिग्निफिकेंट पोल मान लिया, जो दूर है उसको इनसिग्निफिकेंट पोल मान लिया, जो पास है उसको सिग्निफिकेंट पोल मान लिया। इन दोनों का रेशियो निकालो, और वो रेशियो यदि ग्रेटर इक्वल टू 5 हो तो ही आप मानो कि हाँ ये इनसिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट है। जैसे कि पहले केस में देखो, इसकी वैल्यू है 6, उसकी वैल्यू है 1, ग्रेटर 5 है, कंडीशन क्लिक्ड है, तो यस इसको आप इनसिग्निफिकेंट पोल बोलो, इसको सिग्निफिकेंट पोल बोलो। दूसरे में देखो, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू, लेकिन ये उल्टा रिलेशन है दिस, तो यहाँ कंडीशन फेल है। सो ये दोनों सिग्निफिकेंट पोल हैं, इन दोनों का बराबर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव कब नहीं पड़ेगा? जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 या 5 से ज़्यादा हो, यानी कि रेशियो की बात कर रहे हैं अपन। इतनी कहानी क्लियर है ना? तो सिग्निफिकेंट पहले तो पहचान लो कि ये इनसिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट कैटेगरी में है या नहीं है। पहचानने के लिए तरीका ये है, वंस आपने पहचान लिया तो हटाओ ना भाई, क्यों झेल रहे हो। ट्रांसफर फंक्शन है 10 डिवाइड बाई s+1 s+6, s+6 को हटा दो ना, अप्रोक्सीमेट कहते हैं इसे, अप्रोक्सीमेट कर दो। सो 10 डिवाइड बाई s+1, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जो करते हैं ऐसे वो है क्या, गलत डायरेक्शन पे, उनको आज सही कर देंगे अपन। ऐसे डायरेक्ट नहीं हटता भाई, रूल से हटता है, रूल लगा के हटता है। रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि ये ट्रांसफर फंक्शन को सबसे पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। टाइम कांस्टेंट फॉर्म, पोल और जीरो का टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या होता है? 1 + s टाउ की टर्म दिखनी चाहिए, इसमें सारी टर्म इस टाइप में दिखनी चाहिए। ये है क्या 1 + s टाउ के फॉर्म में? हाँ ये तो है। दूसरा नहीं है ना, तो यहाँ से 6 कॉमन निकलेगा। 6 जैसे ही कॉमन निकला वहाँ 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा s/6, s/6 आ जाएगा। यस देखो 1 + s टाउ का फॉर्मेट हो जाएगा, 1 + s टाउ का फॉर्मेट, तो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा 10/6। अब इसको हटा दो, आप इस वाले को हटा दो, 1 + s, बस ये है आपका ट्रांसफर फंक्शन। मतलब सबसे पहले क्या करो, आप सिस्टम को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। किसमें? टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। डोमिनेंट पोल यदि कॉन्सेप्ट लगाना है तो आपको क्या करना है, आपको नंबर 1 बात है डोमिनेंट पोल टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म। दूसरा, रिमूव इनसिग्निफिकेंट पोल, बस कहानी खत्म है। क्लियर है ना? यदि आपके पास कुछ ऐसा होता, कम ओवर हियर 0.1 डिवाइड बाई s+0.1 s+1, ये होता है इसका ट्रांसफर फंक्शन। अब पक्का ये दिख गया। पहली कंडीशन क्या है कि सबसे पहले देख लो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 से ज़्यादा है कि नहीं। ये है 1 और ये है 0.1, सो इसकी वैल्यू तो 10 हो गई, जो कि ग्रेटर इक्वल टू 5 है। तो ये आपका जो है ना इनसिग्निफिकेंट पोल है और ये सिग्निफिकेंट पोल है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जब ऐसी है बात, तो आप किसे हटा सकते हैं? इनसिग्निफिकेंट पोल को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप? अप्रोक्सीमेशन करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो दिस इज नथिंग बट 0.1। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में यदि इसे कन्वर्ट करोगे तो 1 + s को तो कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ से 0.1 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये बच जाएगा 0.1 कॉमन यदि यहाँ से निकाला तो यह हो जाएगा 1 + s डिवाइड बाई 0.1, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये गॉट कैंसल्ड, ये गॉट कैंसल, और यहाँ सिर्फ ये इनसिग्निफिकेंट पोल, इसको कर दो टाटा बाय बाय। आपकी कहानी जो है वो हो जाएगी, आपकी कहानी 1 + हाँ ये गया 1 + s डिवाइड बाई 0.1, ये कहानी हो जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको ऐसा भी लिखते हैं 0.1 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा s + 0.1, ये हो जाएगा आपका डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई कर दिया। अब
इसको गलत तरीके से आप ऐसे भी सीखते हैं, जो कि एकदम सरासर गलत तरीका है, कि इस सिस्टम का डीसी गेन इंटैक्ट होना चाहिए। इसका डीसी गेन जो है ना वो इंटैक्ट होना चाहिए। यदि उसको इंटैक्ट कर सको तो उसके बाद डायरेक्टली रिमूव कर दो इसको। कैसे? कुछ जगह मैंने देखा है ऐसा। इसका डीसी गेन निकालते हैं, सबसे पहले जो ट्रांसफर फंक्शन दिया उसका डीसी गेन निकालते हैं। इसकी वैल्यू 0 रख दो, दिस इज नथिंग 0.1 और यहाँ पे 1, तो इसकी डीसी गेन की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसकी डीसी गेन की वैल्यू 1 करो, लोग बोलते हैं इसकी डीसी गेन की वैल्यू अब 1 रख लो और उसको हटा दो, इनसिग्निफिकेंट को हटा दो, तो ये हो जाएगा 0.1। इसको हटा दिया मैंने। दिस इज द रॉन्ग कहानी, ये कहानी रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है। तो फिर कैसे करना है? फुल कोर्स में मैंने बताया भी आपको ये कहानी, सच कहानी क्या है। खैर अभी फिलहाल तो टाइम कांस्टेंट मेथड आपकी जिंदाबाद है। टाइम कांस्टेंट मेथड जो है, टाइम कांस्टेंट मेथड जिंदाबाद। टाइम कांस्टेंट मेथड जिंदाबाद। समझ में आ गई बात? तो थ्योरी वाला पार्ट यहीं पे हो गया संपन्न। अगली क्लास में मिलेंगे जी क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार।